कल वाले ड्रेस की प्रैक्टिस ही हो गई ना, बस काफ़ी है। अब रिजल्ट नहीं मांगो, अब अपना रिजल्ट देखो। अच्छा जी, कुछ खास खास चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट। यूँ समझ लो कि वन शॉट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, और ख़ास करके उनके लिए जो मेहरान वाले हैं, तो उसके लिए मेडिकल की भी कुछ चीज़ें फिर काम आती रहेंगी, लेकिन स्पेशली मेहरान के लिए चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। गौर से सुनते रहना, ये जो कल तुम लोग जलील हुए हो, ठीक है, तुम लोग नहीं, सारे बहुत सारे ख्वार हुए हैं बेचारे, ठीक है, जिनके नंबर अच्छे नहीं आए। यार पहला काम, एक काम करना है कि यूनिट पढ़ लेना, जिसे आप कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा बात सुनो, तेरा तो टेस्ट नहीं है ना, जा ब्लैक वाला मार्कर लेके नीचे से, मगर उसको खोल के चेक कर लेना, बोला कुछ ढंग का दे देना, अच्छा सा इंक डाल के, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, इसका एक एमसीक्यू आया था, और ये क्यों कौन कौन सी थी। आपके पास है जी लेंथ, आपके पास है जी मास, आपके पास है टाइम, आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपके पास है, बोलो, टेम्परेचर, ठीक है। कितनी हो गई, एक दो तीन चार पांच। आपके पास है करंट, आपके पास है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सही हो गया जी। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, सॉरी भाई सही लिख नहीं रहा, लेकिन चलो गुजारा करो। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है अभी फेज वन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट पूछा जा चुका है फेज वन में, लेंथ का यूनिट मीटर का पूछा जा चुका है फेज वन में, और करंट का यूनिट पूछा जा चुका है। हाँ, कैंडिला, CANDELA, कैंडिला, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। तीन क्वेश्चन अभी फेज वन में आ गए। अगली बात पे चलते हैं। मैं प्योरली लिख के भी लाया हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे कि यार क्या था जो पूछा जा चुका है ना। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि सर प्रेशर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने हिसाब से चलता हूं ताकि याद रहे। आपको इसके साथ एरिया को डिस्कस करना है, यार कोई भी मार्कर नहीं लिख रहा आज। आपको इसके साथ वॉल्यूम डिस्कस करना है, आपको इसके साथ स्पीड का यूनिट याद करना है, आपको इसके साथ वेलोसिटी का यूनिट याद करना है, आपको इसके साथ वर्क का यूनिट याद करना है, आपको इसके साथ एनर्जी का यूनिट याद करना है, टॉर्क का यूनिट याद करना है, करंट आ गया, टेम्परेचर आ गया, हाँ ये सारी चीज़ें। हाँ, इसके बाद एक चीज रह गई जिसके कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, और ये बेसिक्स में से वर्क भी आ चुका है, एनर्जी भी आ चुका है, टॉर्क भी आ चुका है, एक्सेलरेशन भी आ चुका है। अच्छा, अब मैं इसको सही से लिख देता हूँ। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टॉर्क का यूनिट होता है, बोलो, न्यूटन मीटर, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ एक और बात भी बता दूं, लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, टाइम की डायमेंशन होती है क्या, कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन होती नहीं है, अब आप इसको एम लिख सकते हो वैसे, ठीक है। टेम्परेचर की डायमेंशन आ चुकी है, इसकी डायमेंशन आपके पास थीटा होती है। करंट की डायमेंशन आपके पास ए या आई होती है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को छोड़ दें, एरिया की डायमेंशन आपके पास है एल स्क्वायर, वॉल्यूम की डायमेंशन आपके पास है एल क्यूब, और स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन है आपके पास एल टी माइनस वन, वर्क की डायमेंशन
अच्छा जी, वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है, और इन तीनों का बेस यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये बन गया। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है मीटर के लिए एल और सेकंड के लिए टी माइनस का 2। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आगे चलो, एक और चीज भी आई थी, उसे कहते हैं पावर, ठीक है। अच्छा, पावर का फॉर्मूला होता है क्या? वर्क अपॉन टाइम, इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी कहते हैं, और इसकी जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो है वॉट, ठीक है। इसका जो बेस यूनिट जिसकी वजह से डायमेंशन बनेगी वो बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3। ये बन गई आपके पास। अच्छा, कुछ और हमारे पास आया था, हाँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक बार आया था, वो फॉर्मूला चलो बाद में लिखते हैं, पहले यूनिट लिख लेते हैं। हाँ जी, जो अभी तक आई थी, जो मुझे याद है वो, हाँ, एक यूनिट आया था हीट का। अच्छा, हीट को एनर्जी कहते हैं जनाब, और जो वर्क के लिए है वही एनर्जी के लिए है। तो जो यूनिट वर्क का होगा जूल, वही एनर्जी का यूनिट भी जूल। जो डायमेंशन वर्क की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी? एनर्जी की होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था हमारे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आया था, वो क्या होता है याद है? वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? वेबर है, जिसे कहते हैं WB, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट है, अच्छा आप गौर से सुनना, एक यूनिट है जिसे कहते हैं इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन का यूनिट होगा टेस्ला, जिसे बी कहते हैं। भाई इंक नहीं डलवाई, ठीक है। इंडक्शन का यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला। एक नाम आता है इंडक्टेंस, इसका यूनिट होता है हेनरी, सही है। याद रखना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। मैग्नेटिक इंडक्शन तो कहीं शॉर्ट भी आ सकता है, तो वर्ड आ गया इंडक्शन तो टेस्ला, और अगर इंडक्टेंस की बात हो गई तो क्या कहलाएगा? हेनरी कहलाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, एक पावर का फॉर्मूला तुम्हें बता दूं यार, एक पावर का फॉर्मूला है क्या? वर्क इनटू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एक पावर का और फॉर्मूला भी है, और वो है एफ डॉट वी। ये वेक्टोरल फॉर्म है पावर की, यानी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये स्केलर है, ये स्केलर है, मगर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इसलिए ये पावर की कहानी आ गई। इसी तरह अगर हम वर्क निकालें तो ऐसा भी कुछ एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर एंड टाइम, और उसका वो किसके बराबर होगा? वो वर्क के बराबर होगा, या फिर आपके पास एनर्जी के बराबर होगा। एक कहानी और भी आई थी जिसे कहते हैं कि मोमेंटम के बारे में पूछा था। तो मोमेंटम की कहानी क्या है कि मोमेंटम के लिए आपने क्या करना है? मोमेंटम का जो एक्चुअली फॉर्मूला है उसे कहते हैं P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अच्छा, P इज इक्वल टू mv, अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं तो ये बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसे कहते हैं फोर्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसे क्या कहते हैं? फोर्स। अगर मैं टाइम को f के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी f इंटू टी, इसे कहते हैं इम्पल्स। अब ये बात भी याद रखना कि मोमेंटम का और इम्पल्स का दोनों का यूनिट सेम होता है, डायमेंशन सेम होती है, बेस यूनिट सेम होता है।
बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, एक फॉर्मूला और चलते हैं, याद करा दूं आपको, याद होगा। अच्छा, अब मैं फर्स्ट ईयर से गिनवाना शुरू करूं। हमने वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया। अब आ जाओ फोर्स का फॉर्मूला। एक फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अच्छा, एक सवाल था ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, तो उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये अभी तक तो मैं यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला याद करा रहा हूं। इस फोर्स का फॉर्मूला, इस फोर्स का फॉर्मूला, इस फोर्स का फॉर्मूला सेम है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। अगर तुमसे ये पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो F इज इक्वल टू म्यू आर है। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन म्यूट में अभी आ चुका है, ये क्वेश्चन म्यूट में अभी आ चुका है, ये क्वेश्चन म्यूट में आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी म्यूट में आ चुका है। अब ऊपर वाले फॉर्मूलाज में बताऊं, ये क्वेश्चन भी म्यूट में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी म्यूट में आ चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, इन यूनिट्स में बताऊं, ये क्वेश्चन भी म्यूट में आ चुका है, ये भी 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 आ चुका है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये दोनों नहीं आए बस, हाँ ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये सब बेसिक्स है भाई, ठीक है। आगे तो मैं लेकर ही नहीं जा रहा हूं, वे सब बेसिक्स है। चलो अब एक काम करते हैं, मोमेंटम पर पहुंच गए, मोमेंटम से निकल गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर आ गए। अब आगे चलो, एक और क्वांटिटी है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। भाई ले आए, डन हो गया, चलो शुक्र है। चले जी, एक और कहानी है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का बेटा फॉर्मूला एक तो है 1/t, ये है सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, याद करा देता हूं, वो था सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो 1/2 पाई रेडिकल G/L है, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों का पर सेकंड, जिसको T-1 कहते हैं, और इसका SI यूनिट है हर्ट्ज। दुनिया की कोई भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है उसे आप क्या बोलोगे, हर्ट्ज बोलोगे, और उसका यूनिट पर सेकंड होगा, उसकी डायमेंशन T-1 होगी, ठीक हो गया जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आगे चलो, आगे एक और बात है, आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे चलो एक और चीज आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है बेटा रेडियन, ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, वैसे डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकंड। अच्छा, इसकी डायमेंशन T-1 है। इसका मतलब याद रखना, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई। यूनिट तकरीबन आपके, तकरीबन, हाँ एक और रह गया, उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं तो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्रॉस P का क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर तुम इसका यूनिट निकालना चाहो तो क्या निकलता है, याद है? हाँ जी, न्यूटन सेकंड, जल्दी बताओ। चलो ये बेस तो निकाल लो ना, ये आपके पास आ गया मीटर, ये बन जाएगा तुम्हारे पास mv, मास m ये होता है, पहले पूरा लिख देते हैं, RmV, ये बनेगा क्या, मीटर, ये बनेगा kg, ये बनेगा मीटर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब डायमेंशन बना लो, kg के लिए आ जाएगा m, मीटर के लिए l, और इसके लिए T-1। एंगुलर मोमेंटम से आगे चलो, वर्क हो गया। अब आ जाओ एनर्जी पे। एक बात, एनर्जी नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, हाँ, वर्क के फॉर्मूलाज पे आते हैं। वर्क के फॉर्मूला का एक फॉर्मूला, वर्क के फॉर्मूला का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके साथ मिलाते हैं एक और बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। हाँ बोलो।
हाँ हाँ ठीक है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क का फॉर्मूला, ये दो, इन सब के यूनिट क्या है, जूल हैं, और इन सब की डायमेंशन ml²T- है। इन सब का बेस यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सही हो गया जी। कुछ रह गया? फर्स्ट ईयर खत्म हो गई, इंटर की भी मैंने मेन चीजें बता दी। क्या एक चीज रह गई, बस वो थोड़ी सी बता देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्ट होता है। ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? बोलो। फैराड होता है। ठीक है, ओम को इस तरह लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? खत्म हो गई कहानी। इतना याद कर लिए, मेरा ख्याल है हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई चीज रहती है तो याद दिला दो। ठीक है, चलो जी, पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया, ये आ गई कहानी। आ जाते हैं वेक्टर की बात पे। वेक्टर में क्या पढ़ना है? पहले ही तो फटाफट डेफिनेशन बता दो वेक्टर की क्या होती है। भाई सीधी सीधी सी स्टोरी याद कर लेना। ऐसी चीज जिसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसका प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। अगर ये तीनों किसी चीज में है तो इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। अच्छा, अब अगली बात पे आ जाओ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, रेजोल्यूशन होती है या तो पैरेलल कंपोनेंट या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट हमेशा फाइंड करना है तो फिर उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, मानो f का पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप cos थीटा लगाओगे, मानो y का पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप sin थीटा लगाओगे। एक सवाल आया था, मैं याद दिला देता हूं आपको। कहता है कि एक फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन की, एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। अच्छा जी, ये है एक्स एक्सिस पे दोनों, ये वेक्टर है एक्स एक्सिस पर। आपको इसका फाइंड करना है वाई कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट हुआ या परपेंडिकुलर हुआ? जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि वेक्टर किस पर है? एक्स एक्सिस पर। और आपको क्या फाइंड करना है? तो आपने करना यह है कि सिंपली एफ वाई इज इक्वल टू एफ, यहां पे साइन थीटा लगा देना। तो वैल्यूज पुट करोगे तो ये कितनी है? 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू याद है? 0.5 होती है। आंसर विल बी व्हाट? कितना? 5 न्यूटन। तो ये इस तरह फाइंड करने। ओके हो गया? तो ये बात है। अच्छा, बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद करना ही है तो एक चीज और याद कर लेना, मैग्नीट्यूड। और वो कैसे फाइंड करना है? कहां बनाए? इधर जगह बना, आगे नहीं लिखना, आगे और भी कुछ चीजें हैं ना। सिंपल क्या? एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर, यानी एफ पैरेलल का स्क्वायर और एफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बस, ये किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। ठीक, वेक्टर खत्म हो गए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना वेक्टर के बारे में। आ जाओ मोशन के बारे में। मोशन में क्या क्या पढ़ना है? देखो, तुमसे ये तो नहीं पूछेंगे कि यार वैल्यू अगर बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है तो मोशन कहलाएगी कि रेस्ट कहलाएगी, ऐसा सवाल नहीं आएगा। हो सकता है पागल है, दे भी सकते हैं, तो इतना तो तुम्हें वैसे भी याद हो। अच्छा, मोशन के अंदर तुमने सबसे पहले स्पीड को पढ़ना, वेलोसिटी को पढ़ना, और पढ़ना क्या है अभी हम पढ़ लेते हैं। यह है हमारा पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा ही है। और ये क्या है? और पीछे वालों, मैदान वालों, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हम मेहनत तुम्हारे लिए करें, ऊपर से तुम मुंह उठा के ऐसे बैठे हुए जैसे कर्जा देना है मेरा। हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर एक्सेलरेशन किसके बराबर है? बोलो, सवाल बोलो। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
फॉर्मूलाज मैंने पहले लिख दिए, ये चीजें मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अच्छा, अगली बात पे आ जाओ, मोमेंटम किसे कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, आ जाओ वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। इसका यूनिट भी आपको पता है, न्यूटन सेकंड होता है, नहीं पता तो बता देता हूं, न्यूटन सेकंड होता है। अगर तुम्हारे पास एक जुमला आ जाए, क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ आ जाए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी से, और ये बराबर होता है फोर्स के। अच्छा, एक जुमला और बताऊं, अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाए, जिसको लिखते हैं डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, ये तारिक भाई के बराबर होता है, जिसे टॉर्क कहते हैं। सही हो गई बात, दिमाग में आ गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है तो टॉर्क। किस्सा खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मोमेंटम हो गया, फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो गया। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आ जाओ, बताना क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बताना जरा। अगर बॉडी, मैं बता देता हूं, बॉडी रेस्ट में है तो क्या है, वो रेस्ट में रहेगी, और बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर क्या ना लगे, एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इस लॉ को एक और नाम देते हैं, और वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। भाई बात कुछ ऐसी है, कहता है कि अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और अगर मास बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी। एक्सेलरेशन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि आप जितना एक्शन करते हैं इज इक्वल टू रिएक्शन। अब तुम अपोजिट रिएक्शन बोलोगे, तुम्हारी मर्जी, जरूरत नहीं होती अपोजिट बोलने की, जब रिएक्शन बोल दिया दोनों एक ही मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, यार दोबारा रिपीट कर, तो जब दोबारा बोल दिया तो रिपीट करने का क्यों बोला, तो ऐसा ही कुछ ये बात है। सही है, कोई लंबी चौड़ी कहानी आपके पास नहीं पूछेगा, जहां तक मुझे अंदाजा है, कोई तुम्हारी किस्मत बुरी हो तो अलग बात है। ठीक है, जो कुछ अब तक पार्ट 1 में आया है उसकी सारी मैं वो एक समरी बता रहा हूं कि ये आएगा। अच्छा, अगली बात पे चलो, मोमेंटम हमने कर लिया। हाँ, एक सवाल आया था मोमेंटम का, मोमेंटम का एक सवाल आया था, सुन लो। वो ये सवाल था कि आपके पास फोर्स दे रखी है कितनी, 60 न्यूटन की, और टाइम दे रखा है 0.05 सेकेंड। आप फाइंड करके दो इंपल्सर। आप तो कह रहे थे मोमेंटम का आया था, हाँ तो मोमेंटम सही निकला है ना। क्या कहते हैं इसको, इंपल्स को किससे किससे आई से भी लिखते हैं, और डेल्टा पी भी कहलाता है। तो एक काम करते हैं कि आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी कर देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है 60, इसकी वैल्यू 0.05, जो आंसर आए लिख देना। आगे चलते हैं, एक सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से भी आया था। एक बात याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन की, ज्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा एक सवाल, एक बात और बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो कौन सी,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है। प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री जिसे हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं, वो पैराबोला होता है। ये सवाल आया था, ये भी सवाल आया था कि कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये भी सवाल आया था कि कौन सा पाथ होता है, तो पैराबोला होता है। ठीक, एक सवाल, एक चीज मैं यहां पर आपसे और बता देता हूं, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन हमेशा जी रहती है। अच्छा, एक्स और वाई की डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक्स पे कितनी होती है, वाई पे कितनी होती है। हाँ, अगर एक्स का पूछ लें तो याद रखना एक्स की तरफ होती नहीं है, हॉरिजॉन्टल साइड पे एक्सेलरेशन होती नहीं है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती। सही हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, हमेशा जी यानी 9.8 रहती है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी की वजह से चेंजिंग करता है। टू डायमेंशनल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी वेरी करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेरी नहीं करती, ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पैराबोला होता है, और एक्सेलरेशन कितनी होती है, 9.8 यानी जी की रहती है। और कुछ है इसमें, इतनी लंबी चौड़ा पूरा पूरा लेक्चर लगा देते हैं इतनी सी बात पे। हाँ, क्या करें, इतनी सी बात पे लेक्चर लगाना पड़ता है। चलो जी, ये भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक सवाल आया था फ्रिक्शन में से, यार ये देखो उसमें यार आधार, एक सेकंड बोलो। चलो आगे सर, एक सवाल आया था हमारे पास, F इज इक्वल टू, सॉरी पूरा लिख देते हैं, किसका, फ्रिक्शन का। अच्छा जी, फ्रिक्शन के बारे में मैं इतना बता दूं कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स टू मोशन। एक बात और बता दूं कि इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू आर। अच्छा, ये जो म्यू है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक बात और बता दूं कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। एक और बात बता दूं कि इसका यूनिट, इस फ्रिक्शन का यूनिट भी न्यूटन होता है, जिसे एन से ही लिखा जाता है। सही हो गई। ये जो आर है इसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स, जिसका यूनिट भी न्यूटन ही होता है। चलो खत्म हो गई बस भाई। देखें अब जल्दी में तो जो रिपीटेशन होती है वो ऐसे ही हो सकती है। चलें जी, अब हमने पास आ गया किसका, पावर हमने पढ़ लिया, अच्छा वर्क हमने पढ़ लिया, एनर्जी हमने पढ़ ली, ऐसा ही है, कोई सवाल तो नहीं था इसमें। हाँ, वर्क के बारे में कुछ सवालात थे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वर्क का फॉर्मूला मैंने उधर भी लिखा लेकिन दोबारा लिख देता हूं। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी। बच्चा सुन लो, वर्क का फॉर्मूला एफ डी, इसका बेस यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और इसका एसआई यूनिट है जूल। ठीक हो गया। अच्छा, इसका सिंपल फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। बेटा जहां कॉस थीटा आ जाएगा वहां पर स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगी। एक बात याद रखना कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो फिर याद कर लो कि वर्क मैक्सिमम होगा। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री होगा और वर्क मिनिमम यानी के 0 होगा। एक बात और याद रखना कि अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं तो इसका मतलब थीटा 180 डिग्री होगा और वर्क आपका मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। एक बात और याद रखना कि अगर एफ एंड डी, अब ये सिंबल एंड का है, एंड डी में थीटा अगर 60 डिग्री का है तो फिर ये बात भी याद रखना कि W इज इक्वल टू वर्क होगा हाफ ऑफ मैक्सिमम। एक बात और भी याद रखना कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है।
ये भी याद रखना कि पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना कि एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। खलास, आगे बढ़ो। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? अच्छा उधर लिखते हैं ताकि थोड़ा सा ना क्लियर हो जाए। हाँ, इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, जल्दी से बताएंगे आप? अरे यार, मैं कह रहा हूं जितनी तेज मैं बोल रहा हूं तुम तो उससे आधा तेज भी नहीं बोल रहे। आप बोलो, कुछ कह रहे थे। इक्विलिब्रियम का मतलब है भाई, आसान सी बात, या तो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। अच्छा जी, ठीक हो गया, या यूनिफॉर्म मोशन में हो। एक बात यहां तुम्हें बता दूं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये हो गए दोनों क्या, इसके टाइप्स। ठीक है, याद रखना ये क्या है, इन दो इसके टाइप्स। अब आ जाओ इसकी कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या होती हैं ये भी सुन लो। कंडीशंस का मतलब, एक कंडीशन है कि जहां पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, सारी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए तो वो पहली कंडीशन कहलाती है। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा एक और बात बोल दूं कि अगर आपके पास आ जाए सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, ठीक है, इज जीरो, इसका मतलब ये सम, ये टॉर्क का सिंबल, ये जीरो, इसको कहते हैं सेकंड कंडीशन। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई। अगली बात पे आ जाएं। अब आ जाते हैं स्टेट्स पर। तीन स्टेट्स होती हैं, दो टाइप्स होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं और तीन स्टेट होती हैं। पहली होती है स्टेबल, दूसरी होती है अनस्टेबल और तीसरी होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। खत्म, अगली बात पे आ जाओ। अच्छा जी, एक और सवाल आया था, हुक्स लॉ, यहां पे लिख देते हैं। हुक्स लॉ का एक सवाल आया था, और हुक्स लॉ का सवाल यह था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक बात याद रखना कि ये जो फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स है। जब हम इसको हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा F इज इक्वल टू माइनस का KX। ये जो K है ना, ये जो K है इसको कहते हैं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और नाम भी है स्प्रिंग या फिर हुक्स कांस्टेंट। एक बात और याद रखना कि इस K का जो यूनिट है वो होगा न्यूटन पर मीटर। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, हाँ भाई बोलो, अपोजिट डायरेक्शन को, डायरेक्शन को, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स। खत्म, आगे बढ़ो। ये कभी पढ़ लिखा है? अच्छा ये बात अब, अगली बात पे आते हैं, एक रिव्यू और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज आपने पढ़नी है, वो पता क्या पढ़नी है, वैल्यूज याद करनी है। कुछ तो मैथमेटिक्स में है, कुछ आपको याद करनी है। कौन कौन सी जो मैं बताता हूं फिजिक्स के हिसाब से वो सुन लो। अच्छा एक ट्रिक भी बताता हूं कि वो कैसे याद करनी है। क्या, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज।
अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने ये याद करना है कि साइन 0 से शुरू हो जाओ, साइन 30 पे चले जाओ, साइन 60 पे चले जाओ, सॉरी साइन 60 पे चले जाओ, साइन 90 पे चले जाओ, साइन 270 पे चले जाओ, सॉरी पहले 180 आएगा ना, तो 180 पे चले जाओ और साइन 270 पे चले जाओ। अगली बात पे आ जाओ, इधर यहाँ पे आ जाएगा कॉस 0 से शुरू हो जाओ, कॉस 30 पे चले जाओ, कॉस 60 पे चले जाओ, कॉस 90 पे चले जाओ, कॉस 180 पे सॉरी कॉस 180 पे चले जाओ और कॉस 270 पे चले जाओ। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यूज तुम याद कर लो, दूसरे की खुद ही हो जाएंगी। मैं बता देता हूं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होनी है, उल्टा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 90 की वैल्यू होनी है 0। साइन 180 की वैल्यू है 0 तो कॉस 180 की वैल्यू है फिर 1 यानी -1। साइन 270 की वैल्यू -1 है तो कॉस 270 की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू है 0 पॉइंट सॉरी हाँ सही है 0.5। अच्छा, जो वैल्यू साइन 30 पे आ रही है ना, तो कॉस में वो वैल्यू कहां आएगी? 60 पे। कैसे पता चलेगा? आप इस 90 में से 30 को माइनस कर लो, तो जो बचेगा वही वैल्यू आनी है उधर। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आ रही है इधर। अच्छा, cos 30 की वैल्यू है 0.866, तो ये वैल्यू यहां से sin 60 पे आ जाएगी 0.866। अब मैं तुम्हें एक टोटका बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि तुम्हें याद रहे। अच्छा, यहां पर एक वैल्यू आ रखी है cos 760। कितना? cos 760। यार सर ये कौन याद करेगा? एक थोड़ा सा टोटका दे देता हूं, ये हालांकि मेरे लेवल का सवाल नहीं है, ये मैथ में चले गए हम, लेकिन एक हिंट दे देता हूं भाई। 760 का मतलब आसान से लफ्जों में बताऊं, एक सर्किल कितने का होता है? 360 का। 360 गए। एक और सर्किल कितने का होता है? 360 का। यानी एक काम करो, 360 मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए? 2। कितने बने ये? 720। अब आप एक काम करो, 760 माइनस 720 कर लो, कितने बचे? यही वैल्यू होगी, इक्वल टू कॉस 40 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अब आगे तो मैं लेके जाऊं कि मामला एक और वैल्यू है 1290। ठीक है, अब बढ़ाते रहो, एक और सर्किल दे देता हूं, कितना? 361। अब ये वैल्यू है साइन 1290। अब एक बात बनेगा तुम्हारे पास, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो कितना बना? 720 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो 1180। अब 1180 हो गया, आप 1180 को माइनस कर लो। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, हो गया सॉल्व। ये आंसर बना। हाँ भाई, अगर आपने सही बताया है 90, मैं आपकी कैलकुलेशन कुछ कैलकुलेशन गलत बता रहे हो तुम। बहरहाल, हाँ नहीं, अब मैं नहीं कर रहा, बस ये ट्रिक दे रहा हूं मैं इसको कि भाई ये तरीका ये है सॉल्व करने का कि जो वैल्यू निकलेगी ना करीब वाली, उसकी वैल्यू पे आप सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सही कह रहा है वो। सर एक सवाल आता है, वेट क्या है? हाँ जी, जनाएं बताएंगे वेट क्या है? सर वेट का जो फॉर्मूला है सबसे पहले तो है मास, mg। एक बात और बता दूं कि एक सवाल आया है कि जो जमीन हम पे फोर्स लगाती है, फोर्स अट्रैक्टेड बाय अर्थ ऑन अस, ऑन बॉडी बोल दो, उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। एक बात ये बता दूं कि वेट डिपेंड करता है जी पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा,
वेट का यूनिट क्या है जनाब? वही जो फोर्स का यूनिट है, न्यूटन। सही है। एक बात और बता दूं कि एक सवाल आया था और हो सकता है आ जाए, मेडिकल में भी ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा आ सकता है कि एक बॉडी है उसका वेट मून पे कितना होगा। ठीक है, तो भाई आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि जो मून पर है, मून जो है, ऐसा लिख देता हूं, ग्रेविटी जो मून की है वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ की है। यानी अर्थ मून पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो अर्थ के 1/6 है। सिंपल सी कहानी, वेट ऑन मून भी जो है वो 1/6 होगा किसके? अर्थ के। 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मिसाल मेरा वेट अगर 60 न्यूटन है, राइट, तो वहां पर 6 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, सॉरी, 6 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, किसी का वेट अगर आपके पास जो है वो 30 न्यूटन है, 6 से डिवाइड कर दो, तो वहां पे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई, दिमाग में बात आई। अच्छा, एक सवाल और है यहां यार, ग्रेविटेशनल की बात आई तो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला तुम्हें ये लिखवा दूं, वो है क्या? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो है ना, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, खत्म, आगे बढ़ो। कितना टाइम रह गया? अभी है 4 मिनट है, कोई नहीं, जब खत्म होगा तब जाएंगे। एक सवाल आया था हीट के चैप्टर में से, और वो सवाल था कि कंडीशन बताओ, हॉटनेस एंड कोल्डनेस वाली जो टर्म है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस वाली जो टर्म है वो किसके लिए यूज होती है? तो हमें पता है कि एक थकी हुई डेफिनेशन है किसकी? टेम्परेचर की। जो थकी हुई डेफिनेशन है वो क्या है? हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? अच्छा जी, एक सवाल और था, वो अच्छा एक नहीं, वो कई बार कई दिनों में आ चुका, लेकिन इसको लाजमी पढ़ना, और ये मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि भाई इस इनको याद रखना, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, और क्या? एडियाबैटिक। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट कह लो, ये ठीक है, हीट कांस्टेंट। अगली कहानी, ये बात भी आपने लाजमी याद रखनी है, जिसे कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल भी आया है, और एक खास बात मैं भी बता दूं, प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट ऑफ PV। एक और सवाल बन सकता है, ग्राफ बिटवीन PV किसके इक्वल होगा? ओखा सवाल है ना, वर्क के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, एक सवाल भी आया है म्यूट में कि ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क। अच्छा, इस आर को कहते हैं हम जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका जो यूनिट है वो क्या है बताओ भाई? जूल पर मोल, और ऐसा पूरा लिख देता हूं, पर मोल पर केल्विन। ओके हो गया जी? ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बता दूं आपको, थोड़ा सा याद रखना यार। एक बात बताओ, तुम्हें बॉयल्स लॉ के बारे में पता है? तुम्हें चार्ल्स लॉ के बारे में पता है? सर, प्रेशर डायरेक्ट, सॉरी, वॉल्यूम इनवर्सली
प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ये कौन बोलता है, बॉयल्स लॉ, जहां पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और क्या है सर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा है? नहीं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जहां पर आपके पास प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या तुम जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसको कहते हैं? हाँ जी, जानते हो? जितनी हीट आप देंगे वो या तो वर्क डन में जाएगी या फिर इंटरनल एनर्जी में जाएगी। नीचे का कोई चक्कर लगाए, आप लगाएंगे? ये खाली हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, ये क्या है, हीट है, ये क्या है, वर्क है, और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बस जितनी आ रही है उतनी हजम कर लो, क्योंकि बहुत तेज चल रहे हैं हम इस वक्त, क्योंकि कल से तुम लोगों के डेट्स आना शुरू हो जाएंगे। आ गई कल की? आपकी नहीं आई? आज रात की अब जाके देखोगे इंशाल्लाह आ जाएगी। इस बार सिलेक्शन वाला सिस्टम तो नहीं था ना, बिना सिलेक्शन के आया था? अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये है, अब ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक सवाल है जिसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। एक सवाल है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक सवाल है जिसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, तुम्हें पता है या नहीं? नहीं पता? फिर बोलते हो मेहरान में टेस्ट मुश्किल आया था। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, सुन लो कि भाई हीट रिक्वायर्ड टू अ बॉडी फॉर चेंज 1 केल्विन। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, बस अब सुन लेना। किसी भी बॉडी को जो हीट देते हैं, जब उसका टेम्परेचर, उसको एक टेम्परेचर केल्विन बढ़ाने के लिए, एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसे क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। क्या करने के लिए, एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहां से बनता है, ठीक है, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। सही हो गया? अच्छा, एक सवाल और, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये होता है, यहां लिख देता हूं, ये सिर्फ 1 kg के लिए है। वो 1 kg के लिए नहीं था, ये 1 kg के लिए है। 1 kg के लिए है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यह आ गया एम, एम का मतलब 1 kg। और ये किसके लिए है, मोलर, मतलब 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। यानी क्या, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। आई समझ बात क्या नहीं आई? अच्छा जी, इसका यूनिट बनाओ, क्या बनेगा देखो, यहां बनेगा जोल, यहां बनेगा क्या, पर केजी और पर केल्विन। यहां बनेगा क्या, जोल, और यहां बनेगा पर केजी, सॉरी 1 मिनट बेटा, पर केल्विन। थैंक यू। गिर रही है, ठीक है। अच्छा, यहां बनेगा क्या, जोल, इधर बनेगा क्या, पर मोल और पर केल्विन। जोल पर मोल, जोल पर केजी और जोल पर केल्विन डायरेक्ट। एक में कुछ भी नहीं है, एक में केजी है, एक में
हीट कैपेसिटी में कुछ भी नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में केजी है, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, ये इसके तीनों के यूनिट्स आ गए। ओके, हाँ एक सवाल यार, एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? बोलो बोलो, -273 केल्विन सेल्सियस, इसको 0 केल्विन कहा जाता है। ये सिर्फ ग्राफिकली है, अभी तक प्रैक्टिकली मिला नहीं है, बस खाम खाई फिर भी सर दुखाने के लिए हमारे साथ है। अगली बात पे आ जाओ, बस बाकी थोड़ा सा काम रह गया, फिर जल्दी से हम बस कर देंगे। मुझे पता है कि टेस्ट तुम लोगों ने नहीं मुझे ही देना है, लेकिन इस चीज को कर लें। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ जाओ, सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ जाओ। चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। अगली बात, कूलम लॉ की बात करो। कूलम लॉ का मतलब है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सुनो भाई, इस K की वैल्यू होती है, याद है किसी को? नहीं, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बात और याद रख लेना, ये K बराबर होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। गौर से सुनो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका सवाल पिछले साल मेडिकल में था और इस साल मेहरान में आ चुका है, ठीक है। इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं है, अलग है। अच्छा भाई, यहां तक बात आ गई, ये हो गई रिलेटिव परमिटिविटी, के की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर हम बात करें फोर्स पर यूनिट चार्ज की, इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कैपेसिटी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, याद है, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसे कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका यूनिट क्या है मेरे पास, वोल्ट इसका यूनिट है। अगर मैं बात करूं किसकी, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो क्या है, फारड है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। एक बात याद रखना कि अगर कैपेसिटर पैरेलल लगे होंगे तो कैपेसिटेंस ऐसे फाइंड होगी, इस तरह। एक बात याद रखना कि अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो फिर कैपेसिटर इस तरह फाइंड होगी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल में आपके पास याद रखना कि चार्ज वेरी करता है, क्या करता है, चार्ज वेरी करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इधर आ जाओ सीरीज में, यहां पर आपके पास चार्ज सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वेरी करता है। एक चीज और आई थी इसके अंदर, जो मैं भी भूल गया हूं, हालांकि मुझे भूलनी नहीं चाहिए, वो क्या थी, वो मैं आपको बता देता हूं। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरह, E डेल्टा A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through unit vector area called what, electric flux। खत्म, आगे चल रहे, ये भी हो गया, और आगे चलें, ये भी हो गया, और आगे चलें।
आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्मूला है जी, क्या? पहली बात आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ इक्वल है V इज इक्वल टू IR के। ठीक है, ओम्स लॉ क्या करता है? डायरेक्ट लिख देता हूं, रेजिस्टर रेजिस्ट द क्या? करंट, लेकिन डिक्रीज नहीं करता। रेजिस्ट करता है मगर करंट को डिक्रीज किसको करता है? डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस को करता है। किसको करता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, करंट को रोकेगा, जिसकी वजह से करंट की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो उस करंट की एनर्जी का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, एक बात इसमें याद रखना कि भाई ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर अगर हम इसको सीरीज में लगा दें तो फिर फॉर्मूला ऐसा बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर हम इसको पैरेलल में लगा दें तो फिर बनेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1 है 1R2 प्लस 1/R3। ये देखो, ये उल्टा है कैपेसिटर के। कैपेसिटर में सीरीज वाले इस तरह होंगे और इसमें सीरीज वाले इस तरह होंगे, याद रखना। अच्छा, सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है ये भी बता दूं आपको। सीरीज में लगाने से क्या चेंज करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? वेरी करेगा, लेकिन क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा। पैरेलल में लगाने से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या करेगा? वेरी करेगा। आई बात समझ? खत्म, आगे बढ़ो। बस अब हम आखिरी सांसों पे हैं, बोलने में नहीं, टॉपिक खत्म होने वाले हैं। तो इसी दफा एक ही दफा मैं मिटा रहा हूं, इंशाल्लाह बोर्ड खत्म होते होते सही है ना भाई? बस बोर्ड खत्म हुआ तो हम भी खत्म। अगली बात पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक्स मैंने बता दिए थे। एक चीज मैंने इसमें बतानी थी, वो क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इधर लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बात याद रखना कि यहाँ पर ये शुक्र है कि सामने सामने ही है, तो ऐसा लिख देना कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through वेक्टर एरिया। फॉर्मूला बनेगा ऐसा, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट डेल्टा ए। यूनिट बनेगा, अभी बता चुका हूं, फिर लिख देता हूं, वेबर होता है। अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी की बात कर लूं, फ्लक्स डेंसिटी वो बनेगा B इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। इसका यूनिट बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किसके? टेस्ला के। आगे बढ़ो। हाँ, एक चीज तुम लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ रह तो नहीं गया? आगे चलते हैं। वो है यार, ऐसा कुछ पढ़ा था, VIBGYOR, स्पेक्ट्रल पॉइंट पढ़ा था। स्पेक्ट्रा, फुल स्पेक्ट्रा कहते हैं इसको। इसमें लीस्ट डेविएटेड वैल्यू कौन सी वाली रेज है? हाँ, लीस्ट डेविएटेड। तो फिर ये अपोजिट में आ गई, सही हो गया। और इसी तरह ये चीजें बढ़ती रहेंगी। ठीक, अच्छा जी, बाकी कुछ नहीं था। एक सवाल आया था, वो ये सवाल था, ये पॉइंट्स बता देता हूं कि अल्फा के ऊपर रेज कौन सी हैं?
अल्फा क्या था। अब मैं अल्फा को जरा जल्दी से बता देता हूं। अल्फा के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। अल्फा है क्या, एक हीलियम का न्यूक्लियाई है। अल्फा के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बस यही होता है। हाँ यही होता है। अब एटॉमिक मास बता दो, जिसे मास नंबर कहते हैं। मास नंबर जो है वो 4 यूनिट होता है। किस्सा खत्म। तो इसी के साथ अगर मैं आपको बीटा बता दूं, बीटा 2 तरह का है, एक बीटा पॉजिटिव है और एक बीटा, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। बीटा नेगेटिव समझ लो छोटा भाई है इलेक्ट्रॉन का। इसका जो चार्ज है वो 1e है माइनस में। इसका जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब अगर उल्टी तरफ आ जाते हैं बीटा पॉजिटिव, तो ये एंटी पार्टिकल है किसका, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो है तो इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन प्लस में, वो माइनस में था। इसका जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। अगली बात आ जाते हैं। आखिरी काम ये कर लेना कि स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ लेना। ठीक है, ये आखिरी वाली बात है। जल्दी से बताओ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। एक लाइमन है, एक बाल्मर है, एक पास्टन है, ब्रैकेट है और फंड सीरीज है। ठीक है, अच्छा जी, ये अल्ट्रा है, ये विजिबल है, बाकी तीनों इंफ्रा हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे लो वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। खत्म। मेरा ख्याल है अगर ये चीजें तुम इतनी भी कर लोगे ना, अभी आज रात में भी जाके, अभी जिनके पास टाइम है, तुम्हारे पास है, तो ये कर लेना। अच्छा, मेडिकल करीब आ जाए तो एक दिन फिर दोबारा उसका भी एक माहौल बनाएंगे, लेकिन फिर उस दिन जहन बना के आना कि 2-2.5 घंटे चलेंगे लंबा क्लास। उसका रीज़न ये होगा कि इसका हमें अंदाज़ा हो गया कि वो क्या देते हैं। ये शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है। वो कम वक्त कहीं ना कहीं से सवाल निकालते हैं। सो होप सो फॉर दैट। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, जाओ।